30 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मे राजीव दीक्षित बचपन से ही तेज, बुद्धिमान और पढ़ाई लिखाई के शौकीन थे। उस दौर में 500 से 1000 रुपए वह मैगजीन और अखबार खरीदने के लिए लगाते थे और उन्हें पढ़ते थे। उन्होंने फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट करने के बाद इलाहाबाद से बीटेक और कानपुर से एमटेक किया। उन्होंने कुछ समय भारत के CSIR और फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया और उसके बाद वह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। राजीव दीक्षित बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। जब वो इलाहाबाद से बीटेक कर रहे थे, उसी दौरान भोपाल गैस कांड हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद वो इसके खिलाफ आंदोलन में लगे कि ऐसी कंपनियों को भारत से भगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भोपाल कांड कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि अमेरिका ने परीक्षण किया था भारतीयों पर। राजीव दीक्षित ने यह भी कहा था कि US में 9/11 आतंकवादी संगठन का काम नहीं था, ये भी अमेरिका ने खुद ही करवाया था। एक बार की बात है, कनाडा में राजीव जी अपना लेक्चर इंग्लिश में दे रहे थे, तो वहां के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आप हिंदी में बोलिए। राजीव जी बोले, यहां कोई हिंदी समझेगा नहीं। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि सबके पास ट्रांसलेटर है, आप हिंदी में ही बोलिए। उसके बाद उन्होंने बाकी देशों से आए लोगों से पूछा उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में और पता चला कि सबकी पढ़ाई उनकी मातृभाषा में ही हुई है। और उन्होंने सोचा फिर भारत में इंग्लिश में क्यों, और फिर भारत आकर भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर रिसर्च की और उनका पहला आंदोलन शिक्षा से ही जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का भारत में होने पर सवाल खड़े किए और हिंदी भाषा को शिक्षा में महत्व देने की बात की। और धीरे धीरे वह स्वदेशी आंदोलन में आ गए, जिसमें उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशी प्रोडक्ट के खिलाफ आवाज उठाई और इस आवाज से उस समय की सरकार बहुत नाराज थी, क्योंकि सरकार को इन विदेशी कंपनियों से अच्छी मोटी रकम मिला करती थी। राजीव भाई ने आयोडीन नमक पर भी आंदोलन किया। आयोडीन नमक दुनिया के कई देशों में बैन है, उस पर प्रतिबंध है क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो भारत में आम जनता को उसे अच्छा बताकर क्यों खिलाया जा रहा है। एक विदेशी कंपनी के खिलाफ आंदोलन के दौरान राजीव दीक्षित को गिरफ्तार भी किया गया और तिहाड़ ले जाया गया। और उस समय किरण बेदी तिहाड़ जेल की DG थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ तिहाड़ जेल। वहां उन्होंने देखा कि जब कैदी जेल के अंदर जाते थे तो कपड़े उतारकर उनकी तलाशी होती थी, जो उन्हें अपमानजनक लगी। और उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत ये सब होता है, तो पता चलता है कि ये कानून भी अंग्रेजों के ज़माने का है, जो अंग्रेजों ने जानबूझकर उस समय भारतीयों को अपमानित करने के लिए बनाया था। और फिर इस कानून को लेकर भी
राजीव भाई ने आवाज उठाई थी। उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाए कि मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेकर सरकार बढ़ावा दे रही है और भारतीय उद्योग को खत्म किया जा रहा है और भारत के व्यापारियों के हक को मारा जा रहा है। 2009 में पहली बार उनकी मुलाकात बाबा रामदेव जी से हुई, जो स्वदेशी को बढ़ावा भी दे रहे थे और चाहते थे कि भारतीय संस्कृति फिर से लौटे। 9 जनवरी 2009 बाबा रामदेव ने भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया, जिसका मतलब था भारतीय स्वाभिमान को बढ़ावा देना और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तानी वस्तुओं को भी बढ़ावा दिया और इस ट्रस्ट के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव दीक्षित जी को बनाया गया। दीक्षित जी ने 20 वर्षों में लगभग 12,000 से अधिक व्याख्यान दिए। भारत में 5,000 से अधिक विदेशी कंपनियों के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का दायित्व संभाला। उन्होंने लोगों को आयुर्वेद का महत्व बताया और ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और शुगर से बचने के काफी सरल उपाय भी बताए, जिससे लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। 29 नवंबर 2010 राजीव दीक्षित जी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भाषण के लिए गए और भाषण देने के बाद वापस लौटते हुए गाड़ी में अचानक उन्हें बहुत तेज पसीना आने लगता है और गाड़ी में साथ बैठे आचार्य दयासागर उनसे पूछते हैं कि आप ठीक हैं? तब राजीव दीक्षित जी कहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन तबीयत बिगड़ता देख आचार्य दयासागर दुर्ग में ही अपने आश्रम ले जाते हैं, जहां वो बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन पर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया जाता है और होश में आने के बाद आचार्य जी उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दीक्षित जी एलोपैथी इलाज के लिए सख्त मना कर देते हैं। कुछ देर बाद तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और तबीयत बिगड़ती देख उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में बकायदा 4 से 5 डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल करती है, फिर भी उनकी तबीयत नहीं संभलती और फिर उन्हें दिल्ली हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है और दिल्ली लाए जाते उससे पहले ही 30 नवंबर 2010 की रात करीब 1 से 2 के बीच में डॉक्टर अचानक बताते हैं कि राजीव दीक्षित की मौत हो चुकी है और मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया जाता है। ये आज भी रहस्य बना हुआ है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, तो अचानक हार्ट अटैक कैसे आया और राजीव दीक्षित का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और उनके मरने के बाद उनका चेहरा काला और होठ नीले क्यों पड़ गए थे, जो जहर खाने की वजह से मौत के बाद होते हैं। राजीव दीक्षित को अगर मारा गया तो किसने मारा? सरकार में बैठे लोगों ने या विदेशी कंपनियों के दलालों ने? ये सवाल आज भी एक सवाल ही है जो भारत की मातृभूमि अपने बेटे राजीव दीक्षित के लिए हर आने वाली पीढ़ी से
पूछती रहेगी।